अभी आप पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, चलिए एक चीज़ देखते हैं। सभी पदार्थ जो बनते हैं वो अणुओं से बनते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो किससे बनते हैं? अणुओं से बनते हैं, है ना। अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु की जो गतियां हैं, यानी किसी पदार्थ में जो अणु की गति है वो 3 प्रकार की होती है। स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और कंपनिक गति, ये 3 गति होती है। ठीक है, तो अणुओं की अगर इतनी गतियां हैं तो अणुओं में इतनी ऊर्जाएं भी होती हैं। ठीक है, हम इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो हम अलग समझें। तो पदार्थ अणु से बनते हैं और अणु में इतनी प्रकार की गति होती है। स्थानांतरित गति, घूर्णन गति और कंपनिक गति, वाइब्रेशन मोशन, ट्रांजैक्शन मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, या रोटरी मोशन। तो इसमें जैसे अब ये अणु, अगर कोई अणु इस रूप से गति करेगा तो उसमें जो ऊर्जाएं हैं वो 2 तरह की ऊर्जाएं होती हैं। भाई गति के कारण, पदार्थ के कारण जो ऊर्जाएं हैं यांत्रिक ऊर्जा के नाम पे जानी जाएंगी। तो यांत्रिक ऊर्जा में आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो 2 ही तरह की होती हैं, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो एक गतिज ऊर्जा होगी और स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा होती है अणुओं के व्यवस्था के कारण, 2 अणु के बीच में हमेशा स्थितिज ऊर्जा कार्य करती है। दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में आपकी 3 तरह की गतियां हैं। तो अणुओं में गतियां कितनी गतिज ऊर्जा होगी? 3 तरह की, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और कंपनिक गतिज ऊर्जा। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा एक अलग हो गई। यानी कह सकते हैं कि पदार्थ के अणुओं की संभव जो ऊर्जाएं हैं वो टोटली 4 तरह की होती हैं, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और कंपनिक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, किसी निकाय का आंतरिक ऊर्जा, तो निकाय में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को उस पदार्थ की या हम निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा में कौन सी गति होगी उस हिसाब से उसकी ऊर्जा होगी। यानी ये 3 ऊर्जाओं में कोई भी ऊर्जा हो सकती है, तीनों ऊर्जा हो सकती है, और एक होगी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर? यानी निकाय में उपस्थित अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे गतियों में, अब गैसों में आते हैं हम, तो गैसों की आंतरिक ऊर्जा याद रखिएगा, निम्न दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब होना चाहिए और उच्च ताप पर गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण ही होती है, क्योंकि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है वो नगण्य होती है। जैसे एक परमाणु गैस है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का, उसकी आंतरिक ऊर्जा का कारण केवल उसका स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होगी। और अगर बहुपरमाणु गैस है, जैसे हाइड्रोजन है, अमोनिया है ना, तो उसमें 2 प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा और कंपनिक गतिज ऊर्जा। ठीक हो गया? यानी निम्न दाब और उच्च ताप पर गैसों की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। एक परमाणु होगा तो केवल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा काम करेगी, और अगर बहुपरमाणु के स्थानांतरित और कंपनिक दोनों ऊर्जा काम करेगी। ठीक है, द्रव की आंतरिक ऊर्जा के समझिए कि द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है, अतः द्रव की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा के कारण ही होती है। अब गतिज ऊर्जा नगण्य हो गया तो द्रव की आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण होगी। अब ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरे द्रव की अणुओं की गतिज ऊर्जा होती ही नहीं है, कम होती है, हम ये कह रहे हैं। तो हम जब ये कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा कम होती है तो ज़्यादातर द्रव में जो उसकी आंतरिक ऊर्जा का कारण होगा वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं जैसे एक ही ताप पर द्रव की आंतरिक ऊर्जा और गैस की आंतरिक ऊर्जा में द्रव की आंतरिक ऊर्जा कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि गैस की आंतरिक ऊर्जा जो होगी वो गतिज ऊर्जा के कारण है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगी, और द्रव की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी। ठीक है, ठोस की आंतरिक ऊर्जा के लिए क्या कंडीशन होगा? ठोस के बारे में सीखिए। ठोस के अणु निश्चित होते हैं
और नियमित क्रम में भी होते हैं। निश्चित स्थिति और नियमित क्रम होता है उनका, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, इनकी गति सीमित होती है। सीमित का मतलब, सीमित गति किस में आता है? कंपनिक गति में, यानी आसपास रह के कंपन करते हैं। तो ठोस के अणु के व्यवस्थित होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है और सापेक्ष अन्य ऊर्जा कम होती है। तो ठोस में आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। ठीक है, एक और चीज़ हम आपको फिक्स कर देते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है और गैस है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अणु की दूरी इसमें होती है, सबसे उससे कम इसमें होती है और सबसे कम इसमें होती है। ये आप लोग जानते हैं। यहाँ अगर अणु की बात करें तो यहाँ अणु दूर दूर होंगे, द्रव में देखें तो थोड़ा पास पास होंगे और इसमें देखें तो बिल्कुल ऐसे होंगे, है ना। तो याद रखिएगा, गैस के अणु की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है, यानी अगर एक ही ताप पर देखें, मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम गैस को देखें, द्रव को देखें या ठोस को देखें, तो उसमें सब में गैस की आंतरिक ऊर्जा सबसे ज़्यादा, द्रव की उससे कम और ठोस की उससे कम होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा सॉलिड की सबसे कम, उसके बाद लिक्विड की उससे अधिक और गैस की सबसे अधिक होगी। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक हम देख रहे हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। बहुत स्पेशल है, 11 के लिए ये नियम और इससे सवाल बहुत स्पेशल माने जाते हैं, क्योंकि लगभग 90% या 60% सवाल तो इस नियम के तहत होते ही हैं। तो अभी आप देख रहे हैं, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, किसी भी प्रक्रम में, प्रक्रम आपके बहुत सारे हैं, जैसा कि हम ये दिखा रहे हैं आपको, इतने सारे प्रक्रम हैं, समतापी, रुद्धोष्म, चक्री, विलग्निका, समदाबी, गैस का मुक्त प्रसार, समायतन, ये प्रक्रम होते हैं ऊष्मागतिक निकायों के, यानी अधिक अणुओं वाले निकाय के। तो किसी भी प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कुछ ऊष्मा निकाय के आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में खर्च होती है या व्यय होती है। क्या कहना चाहते हैं हम, कि जैसे ये वस्तु है, आप इसको ऊष्मा जब देते हैं, ये जो ऊष्मा शोषित करती है, तो ये दो काम हो सकता है इसका, ये कोई कार्य कर ले तो ऊष्मा व्यय हो जाएगी, और ऊष्मागतिक निकाय ये एक प्रथम नियम ये कहता है कि जो ऊष्मा हमने दिया है वो टोटल कार्य में चेंज नहीं हो सकता, है ना, यानी Q बराबर W नहीं हो सकता। कुछ ऊष्मा इस निकाय के आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में खर्च हो जाती है, इसी को कहते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो किसी प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कुछ ऊष्मा निकाय के आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में व्यय हो जाती है। ठीक है, अर्थात क्या मिला, निकाय द्वारा शोषित ऊष्मा दो रूप में खर्च होगी, निकाय द्वारा कृत्य कार्य में और निकाय के आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में। तो आपका Q हुआ बराबर W डेल्टा U, ये वृद्धि या परिवर्तन है। ठीक है, और इसका ये गणितीय रूप, इस सूत्र को हम कहते हैं ऊष्मागतिकी का गणितीय रूप। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप। जब आपसे पूछा जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय रूप दीजिए, तो आप ये नहीं देते हैं बल्कि ये देते हैं, क्योंकि ये नियम आंतरिक ऊर्जा का नियम है। यह नियम यह बताता है कि ऊष्मागतिक निकाय में होने वाले किसी भी प्रक्रम में ऊर्जा संरक्षित रहती है। मतलब कि आप यहाँ से ऊष्मा दिया, आपने ऊर्जा दी और ये कार्य हुआ, तो इतने से ऊष्मा जो बची वो उसके आंतरिक ऊर्जा वृद्धि में खर्च हो गई, यानी Q और ये दोनों ऊर्जा टोटल क्या हो गई, एक ही रह गई, यानी बराबर रह गई। तो इसी को कहते हैं संरक्षित, क्षय नहीं हुई। ठीक है, दूसरी एक चीज़ और समझिए, निकाय द्वारा अगर आप ऊष्मा ले रहे हैं, किसी सवाल को लगा रहे हैं और निकाय द्वारा ऊष्मा ली जा रही हो, ठीक है ना, तो अगर निकाय ऊष्मा लेता होगा तो उसे हम कैसे दिखाएंगे,
पॉजिटिव में, Q का मान पॉजिटिव लेंगे। अगर निकाय से यानी ऊष्मा मुक्त हो रही है, निकाय द्वारा ऊष्मा मुक्त होगी यानी बाहर निकलेगी, तो उसे हम माइनस में दिखाएंगे। ये साइन होना ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में ये साइन ज़रूरी है। मुक्त ऊष्मा को कैसे दिखाएंगे, अगर मुक्त और ली गई ऊष्मा को कैसे दिखाएंगे। दूसरी चीज़, ऊष्मागतिक निकाय के प्रमुख प्रक्रम है जो नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे, इसको ठीक से समझ लीजिएगा, पढ़े रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो उसमें प्रक्रम है ऊष्मागतिकी के प्रक्रम, जिसमें समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्री प्रक्रम, विलग निकाय, समदाबी प्रक्रम, गैस का मुक्त प्रसार और सम आयतनिक प्रक्रम। समतापी में ताप स्थिर होता है, रुद्धोष्म में आपका Q और W स्थिर हो जाता है, चक्री में आपका Q W के बराबर हो जाते हैं यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन 0 हो जाता है, विलग निकाय दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं, समदाबी में दाब स्थिर हो जाता है, मुक्त प्रसार में सामान्य क्रिया होती है, वायुमंडलीय दाब के बराबर चलता है, सम आयतनिक में आयतन ही स्थिर हो जाता है यानी डेल्टा V का मान 0 हो जाता है। यह अगले वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।